नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के YouTube चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं और साथ ही साथ कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। और यूपीएससी की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि आप अगर उसे समझ गए तो आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है एंड आपको ये क्लास दोपहर 2:05 पर अपलोडेड मिल जाती है। ठीक है, अभी तक हमने डे 1 से लेके डे 30 तक 2014, 2015 एंड 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर लिया है। हर 10 दिन में एक पेपर कंप्लीट हो जाता है और डे नंबर 31 से हमने स्टार्ट किया है 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। आज है डे नंबर 33। डे नंबर 33 में हम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बस 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, आप स्पीड वीडियो की कर लीजिएगा 1.25 या 1.5। अभी हम 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और आज हम 21st क्वेश्चन से लेके 30 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रोज की तरह मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगा, 15 to 20 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कितना बड़ा है कितना छोटा है, और फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपके 15 सेकेंड्स इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट होते हैं अब। चलिए, आई होप आपने अब तक तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी। देखो, होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके लॉजिक चेक करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी उनमें से ही एक क्वेश्चन है जिसमें वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या आप लॉजिक लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। लाइक इधर बोला है, बटरफ्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया है कि अगर उनकी पॉपुलेशन में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है, तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना। पहली स्टेटमेंट दी गई है, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। क्यों ऐसा बोला गया और सम प्लांट्स क्यों बोला गया है? रीजन ये है, आपको पता है कि कोई भी अगर एक एरिया में, एक एनवायरनमेंट में, एक इकोसिस्टम में बटरफ्लाईज हैं, वो पर्टिकुलर प्लांट्स पे जाके बैठती हैं। ठीक है, उन पर्टिकुलर प्लांट्स में, ये समझ लीजिए ये एक प्लांट है, यहाँ पे बटरफ्लाई आई, एंड ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पे बटरफ्लाई आई। ठीक है, ये इस प्लांट से इस प्लांट पर जाती है, यहाँ से इसने पॉलन ग्रेन्स इसकी बॉडी के थ्रू दूसरे प्लांट तक पहुंचे, मतलब कि मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक पहुंचे। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। किसके थ्रू? बटरफ्लाई के थ्रू। कैसे? यहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने किया? बटरफ्लाई ने। ठीक है, अब क्या हो जाता है, अगर इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है, इनकी पॉपुलेशन में ह्यूज फॉल देखने को मिलता है, तो ये चीज जो अभी यहाँ पे हो रही है वो नहीं होगी। और जब वो नहीं होगी तो जिन भी प्लांट्स में बटरफ्लाईज बैठती हैं, वो प्लांट्स में आपको पॉलिनेशन का प्रोसेस होता हुआ कम दिखेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आ जाओ सेकेंड स्टेटमेंट पे, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक, अच्छा जी, इंक्रीज, वो भी बोला गया है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। अब देखो, यहां पे आपको ये लॉजिक लगाना था कि बटरफ्लाईज का और फंगल इन्फेक्शन का क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है।
तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही मतलब रॉन्ग हो जाती है। हमें ये देखना ही नहीं है कि ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस ये देखो क्या बटरफ्लाइज और फंगल इन्फेक्शन का डायरेक्टली कोई रिलेशन है, और ऊपर से वो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैसे गलत हो गई। थर्ड है, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वैस्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बटरफ्लाइज के कुछ प्रेडेटर्स भी होंगे जो इन्हें कंज्यूम करते होंगे। ठीक है, जो जैसे हम कहते हैं फूड चेन में बटरफ्लाइज से ऊपर होंगे और बटरफ्लाइज को कंज्यूम करते होंगे, उन्हें खाते होंगे। तो अगर बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो इनको कंज्यूम करते हैं, जो इन बटरफ्लाइज को खाते हैं, उन स्पीशीज पर भी असर पड़ेगा, तो उनकी पॉपुलेशन भी गिरती जाएगी। समझे? तो क्या है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसीलिए 1 और 3 जो स्टेटमेंट्स है वही करेक्ट है। फंगल रिलेशन, फंगल इन्फेक्शन से नो डायरेक्ट रिलेशन, नो लिंक लिख लो डायरेक्टली, नो लिंक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक सेंस चेक कर रहा है आपका। इसमें आप पर्टिकुलरली ऐसे चीजें अपने स्टैटिक पोर्शन में नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड 22nd क्वेश्चन जो है, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो है, उसमें बोला गया है इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको पता है कि बायोफ्यूल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और उसको बोला गया है कि ये 4 जनरेशन है जिसमें बायोफ्यूल्स को कैटेगराइज किया जाता है। वो क्या है क्या नहीं है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, उसमें से भी इन्होंने एल्गे की बात की है, जिसे हम यूजुअली थर्ड जनरेशन मानते हैं। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स मानते हैं। ठीक है, उसमें पूछा गया है कि इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस algae बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट इज आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। कि हमारे पास, हम डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया को ही एज अ एग्जांपल ले लो, और ये सोचो कि algae बेस्ड बायोफ्यूल बनाने में हम इंडिया को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, क्या लिमिटेशंस है हमारी कि हम इसे वाइड स्केल पर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो फिर से आपके पास 15 सेकंड से आप स्टेटमेंट्स पढ़िए, सोचिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने अब तक तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। देखो, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाती हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ। आप वहां पर जाके इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट लिमिटेशंस क्या है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, है ना। पहली स्टेटमेंट दी गई है, प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। अब मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला है जब भी आपको साइंस एंड टेक प्लस स्कीम से रिलेटेड, प्लस आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, प्लस आपको कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिले, उसमें आप ये देखो कि क्या किसी तरीके से स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाया है। नहीं, मैं सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं करता। मैं ये नहीं बोलता कि अगर लिख दिया है कि इट कैन नॉट हैपन तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, आप देखो क्या पूरी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाया गया है या नहीं। एक्सट्रीम वर्ड्स वाला केस छोड़ दो, पूरी स्टेटमेंट को देखो, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें प्रीवियस ईयर में दिखा दी है जहां पर एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करके भी स्टेटमेंट को करेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो एज अ स्टेटमेंट पूरी एक्सट्रीम नहीं है, तो आपको पूरी स्टेटमेंट देखनी है। तो यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली। वाई ओनली इन सीज? वाई नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स? क्या एल्गे आपको कॉन्टिनेंट्स पे देखने को नहीं मिलते? बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं। तो क्यों कॉन्टिनेंट्स नहीं बोला है? तो ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने बोला एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये गलत है भाई। एक बात बताओ, अगर आपको वो फैक्ट पता होता तो आपका वैसे ही ये करेक्ट हो जाती स्टेटमेंट, बट मैंने फिर भी बोला लॉजिक भी लगाओ।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड बेस्ड सिस्टम जो है ना एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स बनाने का, वो ज़्यादा एडवांस्ड होता है और वाइडली यूज्ड है एज कंपेयर टू सी बेस्ड सिस्टम। आपको ये याद रखना है कि हमें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बेस्ड जो एल्गे सिस्टम है उसके थ्रू हमें ज़्यादा बायोफ्यूल्स बनते हुए दिखते हैं रादर देन जो हम सीज वाला सिस्टम देखते हैं बायोफ्यूल्स बनाने का। तो अगर आपको ये स्टैटिक फैक्ट पता होता तो आप वैसे ही स्टेटमेंट को गलत कर देते। बट फिर भी नहीं भी पता है तो लॉजिक लगाओ ना कि क्यों नहीं कॉन्टिनेंट्स पे, भाई कॉन्टिनेंट्स पे भी तो algae देखने को मिलते हैं। अगर मुझे एज अ डेवलपिंग कंट्री अपने एरिया को, सेक्टर को इंक्रीज करना है तो मैं तो सारे के सारे जितने भी हट कंडे हैं वो अपनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी ज्यादा जगह से मैं एल्गे को ले सकता हूं वहां से मैं एल्गे को लूं। तो क्यों कॉन्टिनेंट्स को यूज नहीं किया जाएगा, है ना? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब बोला गया है क्या लिमिटेशन दूसरी स्टेटमेंट में दी गई है, सेटिंग अप एंड engineering the algae based biofuel production requires high level of expertise and technology until the construction is completed। बिल्कुल सही बात है। क्यों? रीजन बताता हूँ। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नई चीज आती है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि वो न्यू है तो उसमें हमें हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज देखने को चाहिए। हमें चाहिए ऐसे लोग जो वहां पर आकर क्या करें, हेल्प करें। तभी तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट नेशंस है उनके साथ आकर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम दूसरे कंट्रीज की हेल्प से उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी लिमिटेशन दी गई है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स the setting up of large scale facilities which may raise ecological and social concerns। आज भी आप देखो, कोई भी पावर प्लांट लगता है, कुछ भी लगता है तो कितना बड़ा हड़कंप हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे वाइड तरीके से, मतलब इस तरीके से रील्स फैलती हैं कि यहाँ पर इतने फॉरेस्ट कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो ऑब्वियसली वो रेस करेगी इकोलॉजिकल कंसर्न्स, है ना, और सोशल कंसर्न्स। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फॉरेस्ट है, कुछ भी है, उससे सोशल लेवल पे भी लोग कितना जुड़े हुए हैं, वहाँ पे ट्राइब्स रह रही हैं, है ना। और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लोग दिखेंगे जो उस, क्या पता उनके लिए वो जिसे हम कहते हैं रिलीजियसली जुड़े हुए हो उस चीज से। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंडिया में, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके से बड़ा हुआ है, जिसने जो चीजें सीखी है, जिसने जो चीजें करी है, उसके लिए वो प्यारी है। और जब भी उन चीजों पर आपको ये दिखेगा कि गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है तो वहां पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, एंड इट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, 2 और 3 वो करेक्ट है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और आप देखो कितनी आसानी से एक स्टेटमेंट इजीली यहाँ पे एलिमिनेट हुई है, जस्ट बिकॉज हमें पता है कि यूपीएससी चीजों को कैसे गलत करता है। हमने पिछले 3 साल के पेपर में अच्छे से देख लिया है, और 2017 में भी ये चीजें यूज हो रही है, और 2025 के पेपर तक भी आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स को बस आप पढ़ के ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बाकी नॉलेज तो मैं कहता हूँ यार वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा तो कुछ कर, मतलब कि कुछ है ही नहीं उसके ऊपर तो। बट फिर भी एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, बायोफ्यूल से रिलेटेड अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बायोफ्यूल्स को, बायोफ्यूल्स ऐसे लिख देता हूँ, 4 कैटेगरीज। ठीक है, मेनली जनरेशन्स बोले तो फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हम एडिबल मटेरियल, एडिबल मींस जो चीजें खाई जाती हैं उसके थ्रू जो बायोफ्यूल्स बनाए जा रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, एनिमल फैट्स हो गए, उसके थ्रू जब बायोफ्यूल्स को बनाया जाता है तो उसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो मैं ये लिख भी देता हूँ आपके लिए, मेड थ्रू, मेड बाय यूजिंग, ऐसे लिख देता हूँ, मेड बाय यूजिंग एडिबल प्रोडक्ट्स, एडिबल प्रोडक्ट्स या मटेरियल। ठीक है, मटेरियल जैसे शुगर, स्टार्च, ठीक है, फिर वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल
ऑयल्स, साथ ही साथ मैंने क्या बताया था लास्ट में, एनिमल फैट्स, है ना, एनिमल फैट्स। ऐसे और भी क्रॉप्स भी यूज हो सकती हैं, ठीक है, एनिमल फैट्स और भी क्रॉप्स भी यूज हो सकती हैं। ओके, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स, ये कौन से बायोफ्यूल्स हैं? ये नॉन फूड सोर्सेज हैं। यहाँ पे ना एक और चीज लिख लो, ये आपने बहुत सुना होगा, कॉर्न, शुगर केन, है ना, ये भी लिख लो, शुगर केन, ये तो आपने सबसे ज्यादा सुने होंगे, है ना, तो मतलब जो भी एडिबल मटेरियल है उससे। फिर उसके बाद आती है सेकंड जनरेशन में क्या आएगा, नॉन फूड सोर्सेज, जिन्हें हम खाते नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, फॉरेस्ट वेस्ट, मतलब वो चीजें जो हम खा नहीं रहे बट एज अ रेसिड्यू रह गया है, मतलब कि हमारे यूज के लिए नहीं है, उनके थ्रू जब हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं तो उन्हें सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेड थ्रू नॉन फूड सोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट वेस्ट ईटीसी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे है ना, बस मेनली याद रखो नॉन फूड सोर्सेस। फिर आती है थर्ड जनरेशन, जिसमें जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। क्या है ये, एक्वेटिक बायोमास। एक्वेटिक बायोमास में क्या क्या आता है, जैसे एल्गे हो गए, सीवीड्स हो गए, एक मिनट, सीवीड्स, ठीक है, और भी ऐसी चीजें, ठीक है, मेनली क्या याद रखना है, एक्वेटिक बायोमास। ये फोर्थ जनरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब देखो इसमें आती हैं इंजीनियर्ड प्लांट्स, जो पर्टिकुलरली हम उसी चीज के लिए बना रहे हैं। हमने क्या कर दिया है, हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, जिसे आपने, मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स में पढ़ाया था जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा था इसी सीरीज में, कि एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है इससे रिलेटेड, उसे क्या कहते हैं, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ऐसी हम चीज़ों को रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दूंगा अभी मैं। तो फोर्थ जनरेशन में कौन से यूज हो रहे हैं, जिनको हम क्या कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए बना रहे हैं, इंजीनियर्ड एल्गे, या ऐसे लिख देता हूँ, एल्गे एज एन एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इंजीनियर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, या एनिमल से भी और ज़्यादा बेटर क्या है, हम इधर रख देते हैं, क्योंकि एनिमल फैट तो यूज होता ही है, अगर उसे भी कर ले, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये भी यूज किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग, अब उसे लिख देंगे हम, इंक्लूडिंग जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गे एंड साइनो बैक्टीरिया। अब इधर देखो डिफरेंस क्या, ऊपर में नेचुरली जो फाइंड किए गए हैं उसे देखा गया है थर्ड जनरेशन में। फोर्थ में हमने क्या किया, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया है, खुद से बनाने की कोशिश करी है कि हम खुद से बनाएंगे और इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो कौन सी है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, है ना, ये याद रखना, क्योंकि ये पेयर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कौन सा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये चार जनरेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब हम इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे भी और अपने कंट्री के लेवल पे भी, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड, ठीक है,
नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड क्यों क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, देखो 2017 का पेपर है, ओके, बट क्योंकि इसकी बात होना शुरू हो गई थी, ठीक है, और 2018 में इसे लॉन्च भी कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसी बात हो रही थी कि इसे लॉन्च किया जाएगा, तो इसके अंडर क्या क्या आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो फिर से आपके पास 15 सेकंड से 15 टू 20 सेकंड्स ले लो और इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ो, फिर मेरे लिए आपको समझाना ईजी हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट करिए। चलिए, देखिए ये उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था, आज के हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रीज़न मैं बता देता हूँ, जब भी कोई नया मिशन, नई स्कीम कुछ भी आने वाला होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो फिर किसी स्कीम को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो वो पूछा जाएगा, ठीक है। अभी इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है इस साल के हिसाब से, 2026 और 2027 के हिसाब से, बट फिर भी देख लेते हैं कि जो ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन था। और सुनो, एक और बात, कि जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हमें करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके लिए अलग से सीरीज बनी हुई है यहीं पे यूट्यूब पे, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी हमने अक्टूबर की पूरी करंट अफेयर्स इसी तरीके से, जो आपके यूपीएससी का पैटर्न है उस तरीके के ही सारे आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अक्टूबर की करंट अफेयर्स पूरी कर ली है, आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि ऐसे ही नवंबर, दिसंबर और आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक के सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा। अभी अक्टूबर से पहले जितने मंथ रह गए हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ, उसकी मैं एक साथ एक क्लास करवा दूंगा, ताकि एग्जाम से पहले आपका क्या हो जाए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी करंट अफेयर्स कवर हो जाए, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। बोला गया है टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट women एंड लैक्टेटिंग मदर्स, बिल्कुल ठीक है। To reduce the incidence of anemia among young children, adolescent girls and women, बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने क्या किया ना, किसी ने अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा और उसने देखा न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो कोई ना कोई क्रॉप मिलेट वगैरह या एग्स वगैरह की बारी बात करी गई होगी, बट ऐसा पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात वहां पे नहीं करी गई थी, ठीक है। तो वो देखो भी आप कि वो आपके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, उन्होंने पहली दो स्टेटमेंट्स आपको ऐसी इतनी दी कि आपको पता था ये तो करेक्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि जब भी न्यूट्रिशन की बात हमारे देश में करी जाती है, तो सबसे पहले चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखा जाता है ना। तो इसलिए आपको ये तो समझ आ गया कि हाँ ये करेक्ट होगा। फिर उन्होंने क्या किया, वो बहुत तेजी के साथ आपके साथ खेले और उन्होंने कहा जब न्यूट्रिशन लिखा है तो कुछ क्रॉप्स को और कुछ जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सोर्सेज को यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, न्यूट्रिशन सोर्सेज को ऐड कर दो। तो उन्होंने ऐड कर दिया, बट नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में ऐसी किसी भी क्रॉप या न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स गिविंग सोर्सेज हैं, उनका उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, 1 और 2 करेक्ट है। थोड़ा क्या है क्या नहीं है यहाँ पे ऐड किया मैंने, देख लो। ये मैंने आपको बता ही दिया, 2018 में लॉन्च करी गई थी, कहाँ पे, राजस्थान में। कब करी गई थी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। उसके बाद क्या बोला गया कि हमें स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन को रोकना है बच्चों में जिनकी एज 0 to 6 ईयर्स है, ठीक है। इतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस फिर भी एक ओवरव्यू के लिए देख लो कि हमारे देश में अगर कोई स्कीम आ रही है तो वो कैसे और किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आगे जो स्कीम्स आएगी उनमें भी आपको हेल्प हो जाएगी समझने में कि अच्छा हाँ, पहले भी तो इन्हीं को टारगेट किया, अब भी इनको ही कर रहे हैं, ठीक है, बट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो इस ओवरव्यू के लिए पिछली स्कीम्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर देखो, एनीमिया जो है उसको रोकने के लिए कहाँ पे, चिल्ड्रंस में, उनके लिए भी इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया जो 6 से लेके 59 मंथ्स ईयर ओल्ड हैं। एडोलसेंट गर्ल्स को टारगेट किया गया है, विमेन को टारगेट किया गया है, ठीक है। जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं,
है ना? आपको पता है कुछ बच्चे पैदा होते हैं बट उनका वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उसको भी कम किया जा सके। कैसे कम किया जाएगा? अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज वुमेन को होगी कि क्या उन्हें खाना है, क्या उन्हें नहीं खाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना? फिर उसके बाद एक होलिस्टिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू टैकल माल न्यूट्रिशन, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके एम क्या है? एम है कि टेक्नोलॉजी को भी यूज करो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, इन सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए। कन्वर्जेंस करो, जितनी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने देखा मिड डे मील स्कीम वगैरह भी यूज़ करी जाती है ना इन चीज़ों के लिए, तो उनको भी क्या बोलो इंक्लूड करो इसमें। ये एक नेशनल मिशन है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये भी याद रखना। फिर मॉनिटर करो अच्छे से कि जो इसके अंडर चीज़ें हैं वो ढंग से वर्क कर भी रही है, नहीं कर रही। इम्प्लीमेंटेशन सबसे वाइटल चीज़ होती है किसी भी पॉलिसी की, है ना? आप पॉलिसी कितनी भी अच्छी बना दो, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप जाओ अपने घर के बाहर, है ना? थोड़ा आस-पास घूमो, आप देखोगे कि हाँ, इस सड़क को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने चीज़ें पास कर दी, लोन सॉरी जिसे हम कहते हैं कि पैसा दे दिया है, ठीक है? बट अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किस तरीके से उस रोड को बनाता है और बाद में जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो क्या उस चीज़ को देख भी रहे हैं कि वो कैसे बना रहा है? अगर ये चीज़ें ढंग से नहीं हो रही तो पैसा ऊपर से कितना ही बेचते रहो, गवर्नमेंट कितना ही पैसा बेचती रहेगी, पर लोकल लेवल पे ढंग से काम नहीं होगा, ग्रास रूट लेवल पर ढंग से काम नहीं होगा, ठीक है? इसलिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने तो पैसा दे दिया, पर आप देखते हैं कि अरे भाई अभी तो 6 महीने हुए थे, 6 महीने में ही रोड टूट गई और वो भी सेक्टर के अंदर की। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि आपको भी पता है क्यों ऐसा होता है ना? फिर उसके बाद कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवेयरनेस बिल्डिंग। तो आप देखो कितना वाइड व्यू था, क्योंकि ये एक मिशन था, ये कोई स्कीम नहीं थी, है ना? तो हमेशा जो भी मिशन होता है, उसकी जो उसका जो ऑब्जेक्टिव, उसके एम होते हैं, वो बहुत वाइड होते हैं। जो स्कीम्स होती हैं, वो पर्टिकुलरली सब कुछ दिखाती है कि हाँ, इसको टारगेट करना है, उसको टारगेट करना है और इस तरीके से टारगेट करना है। ये डिफरेंस है मिशन और स्कीम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़रा, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है ना? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बोला कि 50% से कम कट ऑफ क्यों जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी होती है। देयर इज़ नो डाउट कि आपने बहुत मेहनत से पूरा का पूरा काम किया है, हिस्ट्री पढ़ी है। पर हाँ, सारी स्टैटिक की चीज़ें याद रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो इस वजह से 50% से कम कट ऑफ जाती है, यही रीज़न है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन उठा के डाल दिया, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1881 से रिलेटेड, ठीक है? बहुत लोगों ने ये पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? पर इसे पढ़ लेना, क्योंकि लॉर्ड रिपन इसे लेके आए थे एंड बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक्ट पढ़ना, ठीक है? उन्होंने क्या-क्या चेंजेस लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने इसमें विमेन एंड सॉरी जो चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा टारगेट किया था कि भाई इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बट क्या उसमें विमेन एंड मेल भी इंक्लूडेड थे, नहीं थे, वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा। पर पहले आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ और एक स्टैटिक का पोर्शन आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है? चलिए तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial worker। ठीक है, कहीं ना कहीं तक ये ठीक है। ओके, एंड देखो, अगर वो खत्म करना चाहते तो वो यहाँ पे खत्म कर देते। देखो कितनी ये भी बात समझने वाली है। अगर उन्हें एक सिंपल स्टेटमेंट बनानी होती जो करेक्ट है, वो क्या करते? वो यहीं पे स्टेटमेंट को एंड कर देते, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है?
वॉज पास विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बट उन्होंने एक ऐसी चीज ऐड करी जो इस एक्ट में नहीं थी, जो आपको पता होनी चाहिए थी कि इसमें नहीं है। बोला गया एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। अब मेरी एक बात सुनो, 1881 में क्या ऐसा आपको देखने को मिला था कि गवर्नमेंट इतनी लिबरल हो गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ट्रेड यूनियन बनाओ, ताकि आगे जाके आप क्या करेंगे, आगे जाके आप वही ट्रेड यूनियन हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी? क्या वो ऐसी चीज कभी भी चाहते? कभी नहीं चाहते। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि एंड टू अलाउ दी वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गई। तो आप ये चीज भी अब ध्यान में रखना, क्योंकि होता क्या है ना कि वहां पर इतना प्रेशर होता है एग्जाम में, आपने इतना पढ़ा, आपने कहा हाँ, ये तो अच्छी चीज है यार, हो गई, ठीक है, बट आप ये भी याद रखना, क्या वहां पर दूसरी भी स्टेटमेंट ऐड कर रखी है, और क्या वो स्टेटमेंट कोई सेंस बना रही है? जैसे आप खुद ही सोचो, अगर आपने हिस्ट्री इतनी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है कि वो तो चाह रहे थे कि भाई ऐसी कोई यूनियन ना बने, ठीक है। उन यूनियन को जैसे हम कहते हैं कि सप्रेस करने के लिए वो इतनी सारी चीजें कर रहे थे। तो वो कैसे कर लेंगे कि बोल देंगे कि हाँ ट्रेड यूनियन बनाओ, और वो भी 1881 में? समझे इस चीज को? तो ये स्टेटमेंट यहां से गलत होना शुरू हो गई थी, और यही चीज आपको एग्जाम में देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस नहीं आएगा, पर ये फॉर्म ऑफ लैंग्वेज वापस आएगी, किसी और एक्ट के थ्रू आएगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको देखना है कि क्या उन्होंने किसी दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा हुआ है, और दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के बाद क्या जो उसमें सेकंड स्टेटमेंट है वो कोई सेंस बना रही है, ठीक है। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, उस टाइम पर जो लोखंडे साहब थे वो इसके पायनियर थे इन ऑर्गेनाइजिंग दी लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। बहुत ही वाइड सोचो कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनाई हुई है कि जो लेबर मूवमेंट हुई थी, कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं बोला, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं बोली, बस एक इतनी बड़ी मूवमेंट बोल दी कि लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो काम था, जो स्टार्टिंग करी थी, पायनियर जो थे वो कौन थे? एनएम लोखंडे थे। और ये आपने अपनी जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं उसमें आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। बट हाँ, ये हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आप सोचे क्या नाम ठीक दिया है नहीं दिया है, वो बात अलग है, वो तो नॉलेज मैं बोलता हूँ हमेशा मैटर करती है, बट हाँ, पहली स्टेटमेंट को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। अब आ जाओ जरा फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लॉर्ड रिपन ने एडमिनिस्टर किया था इसे, है ना, ऊपर मैंने बताया था, उस टाइम पर ये आया था। वैसे भी आपको पता होना चाहिए लॉर्ड रिपन 1881 से 1884 तक थे, 1881 में वो एक्ट आया तो ऑब्वियसली इनके अंडर ही आएगा। क्यों आया था ये? कि जो वर्किंग कंडीशन है लेबर्स की उसे इम्प्रूव किया जा सके। और मैंने क्या बोला था अभी ऊपर कि स्पेसिफिकली इन्होंने फोकस किया था चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर। इसमें बोला गया था द एक्ट हैड लिमिटेड स्कोप अप्लाइंग ओनली टू फैक्ट्रीज। हाँ, ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि उसमें ये बोला गया कि उन फैक्ट्रीज के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा जहां पर जो मैकेनिकल पावर या फिर जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है वो 100 है या 100 से ज्यादा है। बट उनके लिए यूज नहीं होगा जहां पर वर्कर्स जो कम कर रहे हैं वो 100 से कम है, मतलब स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक्ट लागू नहीं होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्मॉल फैक्ट्रीज थी जहाँ पे 100 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो उन पर इसे लागू नहीं करवाया गया। ये भी एक याद रखना, ये भी एक लिमिटेशन थी इसकी। उसके बाद चिल्ड्रन के लिए काफी अच्छे अच्छे प्रोविजंस लाए गए, जैसे कि बोला गया कि 7 साल से कम अ, उम्र के जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, ठीक है, आप उनसे काम नहीं करवाएंगे। और साथ ही साथ अगर वो बच्चा 7 से लेके 12 साल की उम्र का है तो वो सिर्फ 9 आवर्स ही काम कर पाएगा। अभी आपको लग रहा होगा अबे यार 8 घंटे वर्क शेड्यूल चलता है अभी, ये तो बच्चों से ही 9 घंटे काम करवा रहे हैं। आप सोचो यार वो टाइम अलग था। आप आज के चश्मे पहन के हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप उस टाइम के समय को सोचो जब उनसे 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा है, ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। उस टाइम पर ये बोलना कि हाँ भाई 9 घंटे ही काम करवा सकते हैं, वो बड़ी बात है। आज के चश्मे पहनकर कभी भी हिस्ट्री को मत देखना। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स होते ही इसलिए हैं क्योंकि आज के चश्मे पहन के लोग हिस्ट्री को देख रहे होते हैं। समझे इस चीज को? अब देखो, बोला गया कि जो चाइल्ड वर्कर्स होंगे उन्हें हफ्ते में 4 दिन तो आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है भाई, सैटरडे संडे ऑफ होता है, वैसे तो 8 दिन होने चाहिए। नहीं, उस टाइम पर कंडीशंस बहुत ही खराब थी, उस टाइम पर 4 दिन की छुट्टी देना ही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है।
और चिल्ड्रन को बोला गया कि वो रात को काम नहीं करेंगे। अब मैं इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ यार, देखो एक बार अगर ये एक्ट आ गया ना, फैक्ट्रीज एक्ट 1881, तो अब अगर ये फिर से आएगा तो लल्लू पंजू तरीके से नहीं पूछा जाएगा, अब ये पूछा जाएगा डीप में। ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बात करी गई कि यहाँ पर जो डेंजरस मशीनरीज है उनके आसपास बाउंड्री करी जाएगी। ठीक है, उनको एक फेंस के अंदर रखा जाएगा ताकि उससे लोगों को नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी के हाथ पैर ना कटे। ठीक है, ये रीजन था। फिर एडल्ट लेबर्स, ये एक लिमिटेशन थी यार जो मैंने आपको ऊपर बताई। द एक्ट डिड नॉट contain a specific provision for working hours plus wages conditions for adult male and female workers। देखो इनका ध्यान नहीं रखा गया है यहाँ पे, तो इस वजह से ये चीज है जो आपको इस एक्ट के से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि चिल्ड्रन के ऊपर बहुत काम किया गया, इनके एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी काम किया गया। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि इसमें अडल्ट मेल एंड फीमेल का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, अब जो सेकंड, वो जो मैं बता रहा था सेकंड पार्ट, उसमें ये देखो जरा, डिड नॉट एड्रेस द फिक्सेशन ऑफ वेजेस और राइट ऑफ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, है ना। और ये तो यार वो करेंगे भी क्यों, है ना। अगर कल को आप सोचो, आप किसी एरिया पे जाकर या किसी, आप समझिए कि किसी और कंट्री पे जाकर राज करने लगते हैं, क्या आप वहां पर ऐसी यूनियन फॉर्म करने देंगे? क्योंकि आपको पता है अगर आज मैंने इनको थोड़ी सी उंगली भी पकड़ा दी तो कल ये मेरा गला पकड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से ऐसा नहीं किया था उन्होंने, ये आपको याद रखना है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ठीक है, और ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया, आप लिमिटेशंस या फिर आप एक्सेप्शंस ढूंढा करो, क्योंकि एक्सेप्शंस पर ही क्वेश्चन बना देते हैं वो। ठीक है, और जब पॉलिटी पढ़ते हैं ना, पॉलिटी में भी आप यही किया करो, एक्सेप्शंस पढ़ा करो। ठीक है, अब देखो ज़रा, in the context of mitigation of the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites of carbon sequestration? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे पहले आप ग्रैब करें, पहले उसे आप ग्रैब करें एंड स्टोर करें। ये किसका मतलब है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का, ताकि आपको इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता हुआ दिखे, है ना। अब देखिए, तीन ऑप्शन है, आराम से पढ़ लीजिए, 15 सेकंड्स है, सोच लीजिए आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो मैंने क्या बोला, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रैब करो या कैप्चर करो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और उसे स्टोर करो। अब स्टोर क्या आप हवा में करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लैंड पे करेंगे? हाँ कर सकते हैं, बट उससे भी बेस्ट तरीका क्या है, कहीं हमें लैंडफिल टाइप मतलब कि ऑप्शन मिल जाए, जहां पर पहले ही गड्ढा हुआ हुआ है और वहां पे हम उसे स्टोर करें किसी तरीके से, है ना। मतलब लैंडफिल राइट वर्ड नहीं है, बट मैं एक आइडिया देने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, मतलब हमें ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जो पहले से ही खाली हो, पहले से ही यूज में ना हो, बट वहां पर हम कार्बन को स्टोर कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो अब जरा ऑप्शंस पे आओ। बोला गया अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल्ड स्टीम सीम्स। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी चीज अबैंडन है और अनइकोनॉमिक है, हमारे यूज में नहीं आ रही है, तो वहां पे बिल्कुल हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स, ठीक है,
क्यों बोला गया डिप्लीटेड? क्योंकि वो यही बताना चाह रहे हैं कि अब वहां पर ऑयल और गैस रिजर्वॉयर का कोई काम नहीं है, कोई हमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें खराब हो चुकी हैं, तो अब उस जगह को यूज कैसे किया जा सकता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है। सब टेरेन डीप सेलाइन फॉर्मेशन, ऑब्वियसली जब इन दोनों जगह कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? समझे इस चीज को? ये तो वैसे ही नेचर ने ये समझो कि हमारे हाथ में परोस के दे दिया है, सर यहाँ पे आप कर लीजिए। समझे इस चीज को? तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, जब भी वो आपको ना दिखाएंगे कि हाँ स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो वो ऐसे ही करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ अन इकोनॉमिक है, इसका कोई यूज नहीं है भाई, अबैंडन्ड भी है, ठीक है, प्लस डिप्लीटेड है, अब इसका इकोनॉमिक इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, अब यहाँ पे कुछ और काम करना पड़ेगा। और ये तो क्या है, एक नेचर ने ही हमें बना के दिया एरिया। ठीक है, 1 2 एंड 3 करेक्ट है। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वही मैंने बोला ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं। ये चेक करना चाहते हैं वो कि बच्चा सिर्फ रट्टू तोता तो नहीं है, क्या उसके अंदर लॉजिक भी है या नहीं है। समझे इस चीज को? तो ये क्वेश्चन बस इसलिए होते हैं। फिर वहीं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऐड करी है, मैंने ऊपर समझा दिया आपको क्या होता है। ग्रैब करो या कैप्चर करो और उसे स्टोर करो, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है किसमें? एटमॉस्फेयर में, वो कम होगी, और इससे हम क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं, उसे उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है, इसको भी आज हम पढ़ लेते हैं और हमारा स्टैटिक का पोर्शन कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी जो 1927 में आई थी, उसका काम क्या था? ठीक है, फिर से आप चारों ऑप्शन पढ़ लो, 15 सेकेंड्स आपके पास है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आपने अब तक पढ़ ली होंगी स्टेटमेंट्स, है ना? अब देखो यहाँ पे बोला है द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ, बट ऑब्जेक्टिव होता तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहता, बट यहाँ पे ऐसे ही था क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी 1927 वाज टू, ठीक है, क्या था उसका ऑब्जेक्टिव? तो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले देखो, बटलर कमेटी को लीड किसने किया था? इट वाज लेड बाय, सर आपको पता है जो चेयरमैन होता है या जो लीड करता है उसी के नाम पर कमेटी का नाम पड़ जाता है, तो इनका नाम भी क्या था? सर मैं नहीं बोलता हूँ, बट बुक्स में लिखा है इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, सर कोई सर्वर नहीं थे ये, हार कोट बटलर। ठीक है, इस कमेटी को एक और नाम दिया गया था, इस कमेटी को ऑल्सो नोन एज, लिख देता हूँ इधर, ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टेट स्टेट्स कमेटी। अब उन्होंने ये नाम नहीं लिखा, अगर ये नाम लिखते तो आपको वैसे ही समझ में आ जाता कि ये क्या चाहते थे। ये चाहते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी, इंडियन स्टेट मींस जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये कमेटी बिठाई गई थी। ठीक है, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, यहाँ पर जो है ये ज्यूरिसडिक्शन लिखा है, ज्यूरिसडिक्शन का कोई मतलब नहीं था, रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करी जा रही थी। ठीक है, क्या है क्या नहीं है आपको मैंने आगे यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इंडियन स्टेट्स कमेटी भी इसका नाम था, 1927 में फॉर्म हुई थी। क्यों हुई थी? टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश राज, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये क्या एम कर रही थी? एम टू इम्प्रूव द रिलेशन एंड एड्रेस इश्यूज सराउंडिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पैरामाउंटेसी। मतलब ऑब्वियसली ये देख रहे थे कि इंडियन स्टेट्स कुछ और अपना अपना चला रही है, और हमारी बातें नहीं मान रही है, तो इन्होंने यही कमेटी इसलिए ही लेके आए थे ताकि इस रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके और बताया जा सके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम है। फिर ठीक है, इनडायरेक्टली तो यही काम था इसका, और कुछ काम नहीं था।
रिकमेंडेशंस क्या दी इसने कि वॉइसरॉय शुड रिप्रेजेंट द क्राउन इन ऑल डीलिंग्स विद स्टेट्स प्लस ब्रिटिश पैरामाउंटेसी मस्ट रिमेन सुप्रीम। ये बात इन्होंने दो रिकमेंडेशन बहुत सारे थे बट जो मुझे काम के लगे मैंने वही ऐड किए यहाँ पे, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना। बटलर कमेटी का भाई 1927 में काम किया था। अब देखो मुझे नहीं लगता ये वापस रिपीट होने वाला है बट हाँ पेयर वाले क्वेश्चंस में आ सकता है कि बटलर कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका एम क्या था। पेयर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो डिफरेंट कमेटीज डाल दें हिस्ट्री की और वहां पे उसके सामने लिख दे कि इसका काम ये था, इसका काम ये था, इसका काम ये था। वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है बट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से। The term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to, ठीक है। ये क्या है क्या नहीं है देख लो जरा, फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इतना समझ में आएगा क्योंकि उस टाइम पर न्यूज में था ये, तो तब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आज के टाइम पे जो न्यूज में होगा वो हम करंट अफेयर के सेशंस में कंप्लीट कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए 15 सेकंड से आपके पास देख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। चलिए आई होप आपने चारों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी। देखो ये डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है ये सोलर पावर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो हमारी कंट्री में आपने वो देखा था ना कि नेशनल सोलर मिशन है, उसके अंदर ये टर्म यूज होती है। तो नेशनल सोलर मिशन 2010 में लॉन्च हुआ था। वो क्या है क्या नहीं है अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो नेशनल सोलर मिशन वहां पर ये हमें टर्म्स यूज करते हुए देखने को मिली थी। 2010 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किससे रिलेटेड है? सोलर पावर प्रोडक्शन से। क्या है नेशनल सोलर मिशन यहाँ पे देख लो, ठीक है। 2010 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ये किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे? नेशनल सोलर मिशन 2010, ठीक है। यहाँ पर बोला गया इनिशियल एम इसका ये था कि 20,000 मेगावाट चाहिए हमें 2022 तक, बट अब वो और ज्यादा रिवाइज हो चुका है। वो क्या बोला गया है? रिवाइज टारगेट नाउ बीइंग अचीव्ड एज एंड इज अ पार्ट ऑफ लार्जर गोल, जो कि क्या है? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। मैं क्यों करवा रहा हूँ? इसलिए करवा रहा हूँ कि अब देखो नेशनल सोलर मिशन को 15 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 15 साल पूरे हो चुके हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये थोड़ा बहुत देख लो। इसका एक क्या है? प्रमोट सोलर एनर्जी, कि हम क्या करें? टू इंक्रीज द शेयर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया टोटल एनर्जी मिक्स एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि उसी की वजह से हमें मेनली क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमें फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलायंस कम करनी है अपनी, इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी रेन्यूएबल एनर्जीज हैं उसमें सोलर एनर्जी के थ्रू जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं या एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इंक्रीज हो, है ना। वो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद क्या बोला गया है कि टू अचीव ग्रिड पैरिटी फॉर सोलर एनर्जी मेकिंग इट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव विद कोल बेस्ड पावर बाय 2030, ठीक है। तो मेनली आपको क्या देखने को मिल रहा है? सारे टारगेट्स 2030 के अराउंड है, ओके। बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ओके। ये क्वेश्चन ना जो पिछले 3 साल के पेपर्स में मैंने आपको समझाया है, जहां पर वो ये बोलते हैं कि ये चीज इसने शुरू करी है, ये इसके अंडर आता है, ये चीजें अभी तक 100% करेक्ट होती आई हैं कि ये चीजें गलत ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट्स में बोला गया न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस,
मैंने क्या बोला, वो कर ही ये रहे हैं कि वो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं भाई साहब वो गलत ही दे रहे हैं। ठीक है, हमने 2014 में देखा, 15 में देखा, 16 में देखा और 17 में भी ये लागू हो रहा है। और 17 में तो दोनों स्टेटमेंट्स में लागू हो रहा है। ये कौन करती है? ये यूएस करती है। यूएस के अंडर ये हेल्ड होती है। ठीक है। प्लस यहाँ पे बोला इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल फिसाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ दिस। बिल्कुल भी नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। समझे इस चीज को? तो मैंने आपको जो पिछले 3 साल में बताया कि जब भी कोई ये बोलता है कि ये चीज इसने स्टार्ट करी, ठीक है, मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, ये इसके अंडर आती है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। इससे रिलेटेड हमने 8 से 9 क्वेश्चन देख लिए और सारे ही इन्होंने गलत दिए हैं। तो अभी देखो 100% अभी तक ये करेक्ट है। मैं अभी तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं 2025 तक आपको प्रूफ के साथ दिखाऊं कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है। तो नीदर वन नॉट टू। बट अभी आप इतना याद रखो कि ये इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल है क्या, ये तो पता होना चाहिए करता क्या है। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है ऑफ, ऐसे लिख देता हूं चलो पूरा, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स मीन्स आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है। कंट्रोल, असला एंड ऑल है ना देसी भाषा में। एंड नॉन प्रोलिफरेशन, नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट्स। ठीक है। प्लस ये जो लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च कब करी गई थी? लॉन्च्ड इन 2006। ठीक है। तो बस इतनी चीजें इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बिना सर पैर के, बट फिर मैं बोलूंगा कि अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो तो लेना, नहीं हो तो मत लेना। ठीक है। बट फिर से मैं बता देता हूँ, अभी तक 100% रेट चल रहा है ये समझने का कि जब भी ये बोला गया है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो गलत ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, नेशनल पेंशन सिस्टम। देखो ये पेंशन स्कीम हर बार रिवाइज होती है। ठीक है। अब जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये उस साल के हिसाब से है, ये आज के हिसाब से नहीं है। ठीक है। तो प्लीज ये भी याद रखना। दूसरी चीज, आप एक और चीज याद रखना कि जो भी चीजें अब रिवाइज्ड तरीके से हमें आगे देखने को मिलेंगी वो मैं आपको कैसे करवाऊंगा, वो मैं आपको करंट अफेयर्स में करवाऊंगा। बट ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये हम उस साल के हिसाब से देख रहे हैं, 2017 के हिसाब से। ठीक है। अब देखो, यहाँ बोला गया रेजिडेंट्स इंडियन सिटीजन ओनली इसका पार्ट बन सकते थे, नहीं, उस टाइम पर बोला गया एनआरआईज भी बन सकते थे, एनआरआईज ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पेंशन पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एज ग्रुप नहीं था, एज ग्रुप था 18 to 70। ठीक है। उसके बाद बोला गया ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज ऑफ, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग है पहली बात तो, एक्सक्लूडिंग इन आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विस 1 अप्रैल नहीं था, ये 1 जन था, दो डेटा यहाँ पे गलत किए थे। ठीक है। 1 जन था तो ये वैसे गलत हो गया था। बट फिर भी मैं अभी एक ही चीज आपको बोलूंगा कि इस पे दिमाग मत लगाना। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि अब चीजें रिवाइज हो गई हैं। ठीक है। तो हमें रिवाइज्ड तरीके से ही चीजों को पढ़ना है। बट हमें ये बात समझ में आ गई कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो हमें करंट अफेयर्स में कंप्लीट करनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे तीस्ता रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। अभी तक हमने जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछा था, तो उससे रिलेटेड हमने डीप एनालिसिस 2 बार कर लिया है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है तीस्ता का। ठीक है। 15 सेकेंड्स दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज एक तीस्ता से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी हम ज्योग्राफी का कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आपके पास है 15 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।
चलिए, अब देखिए जरा, यहां पे बोला गया है द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। देखो, यहां पर इनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। इन्होंने बोला, ये चाहते थे आपको तीस्ता के बारे में पता हो, जो कि आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से नहीं होती है। इन्होंने क्या बोला, द सोर्स ऑफ द रिवर तीस्ता इज सेम एज ब्रह्मपुत्र, बट उनको लगा यहाँ तक आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा, तो उन्होंने एक और चीज ऐड करी। मैंने अभी आपको एंड वाला भी दिखाया। उन्होंने इस चीज को और सही करने के लिए, आप इनकी लैंग्वेज को समझो, इसको और सही करने के लिए इन्होंने एक और चीज ऐड करी, बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, कि आपको यकीन हो कि क्या है, कि हाँ यार सेम होगी, बट वो आगे चली जाती है और ये सिक्किम की तरफ से आ जाती है। तो इसलिए कहता हूँ, जब भी वो आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दे और उसमें वो ऐड कर रहे हैं और चीजें आपको और यकीन दिलाने के लिए, भाई वो गलत है। और देखो ये कौन से क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री में किया पहले, अब ज्योग्राफी में कर रहे हैं। तो इसे समझना, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका ओरिजिन यहाँ से नहीं होता जहाँ से ब्रह्मपुत्र का होता है, ठीक है। अभी आगे सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, बताऊंगा आपको एक एक चीज ढंग से। रिवर रंगीत originates in सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ये स्टैटिक पोर्शन है जो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। भाई यही गलत हो गया, ये तो कहाँ, ये तो भाई ब्रह्मपुत्र से जाके क्या आपको देखने को मिलेगा उससे जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये तो कहीं भी बे ऑफ बंगाल में खुद जाकर मतलब कि फ्लो नहीं करती, इसका माउथ तो बे ऑफ बंगाल में है ही नहीं। तो ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट है बस, ठीक है। अब इधर आओ जरा, जरा इसे समझो ढंग से। तीस्ता रिवर आपको दिख रहा है नॉर्थ ऑफ सिक्किम से ही आ रही है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या तीस्ता रिवर आपको देखने को मिल रहा है इधर की जुड़ जा रही है कहीं पे बे ऑफ बंगाल में? बिल्कुल भी नहीं। ये तो ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए आपको तीस्ता के बारे में ये पता होना चाहिए, ओरिजिन हमारे इंडिया के अंदर ही है सिक्किम से, और उसके बाद जो किससे जुड़ रही है, मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो वहां पे आपने देखा था कि तीस्ता इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वहां से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट करती है सोलामो लेक से, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ सिक्किम में है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, ऑब्वियसली सिक्किम से अगर ओरिजिन हो रहा है तो सिक्किम में फ्लो करेगी, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, ये वाला जो रीजन है वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है और उसके बाद डायरेक्ट बांग्लादेश में घुसती है, ठीक है। और बांग्लादेश में किससे मिल रही है, ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र से। तो बोला गया है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इन अच्छा, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, लाचुंग चू एंड रानी खोला। और राइट बैंक कौन सी है, जो एक ऑप्शन में भी दे रखी है, रंगीत रिवर और जेमुचू, ठीक है। बट वही कहूंगा कि ओवरव्यू की तरीके से पढ़ के रखना कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फिर से डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन इतना बनाया बनाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ तीस्ता रिवर। तो ये प्लीज याद रखना, चार नाम, ठीक है, प्लीज। उसके बाद माउथ कहाँ पे है, बांग्लादेश में। इट मर्जेस विद ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज नोन एज जमुना। ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से बांग्लादेश में। तो ये आपको तीस्ता रिवर से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। तो ये एक स्टैटिक का पोर्शन है जो अभी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अक्टूबर की करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अक्टूबर की करंट अफेयर्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके 4 पार्ट्स है प्लस एक प्लेसेस एंड न्यूज का पार्ट है। थोड़ा टाइम लगता है अगर चीज़ों को अच्छे से कवर करोगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ढाई घंटे में पूरी करंट अफेयर्स नहीं करवा सकता। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ पे खाना पूर्ति करने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने आया हूँ, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आपको इस वाले, ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।